नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के 171 साल लंबे सफर के बारे में। और ये सिर्फ ट्रेनों और पटरियों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक पूरे देश के जुड़ने की और आज भी उसके भविष्य को बनाने की। 171 साल, जरा सोच कर देखिए। 1853 में जब पहली भाप वाली ट्रेनें चली थीं, वहां से लेकर आज की हाई स्पीड ट्रेनों तक का सफर, ये जो पटरियां हैं ना, ये असल में भारत की कहानी सुनाती हैं। बदलाव की, संघर्ष की और हाँ, हमेशा आगे बढ़ने की उस जिद की कहानी। और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि भाई एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाया तो गया था एक साम्राज्य के कंट्रोल और फायदे के लिए, वो एक आज़ाद देश की लाइफलाइन, उसकी धड़कन कैसे बन गया। तो चलिए आज इसी कमाल की कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत यानी औपनिवेशिक दौर। फिर देखेंगे कि कैसे इसने अनजाने में राष्ट्रवाद को जगाया। उसके बाद आज़ादी के बाद इसे कैसे फिर से खड़ा किया गया। फिर समझेंगे कि आज ये भारत के लिए एक इकोनॉमिक इंजन कैसे है। और आखिर में नज़र डालेंगे भविष्य पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, औपनिवेशिक लाइनें। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये पटरियां हम भारतीयों के लिए नहीं बनी थीं। नहीं, ये तो ब्रिटिश साम्राज्य की नसें थीं। इनका डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था ताकि देश के अंदर से कच्चा माल खींचकर बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और अगर कहीं कोई विद्रोह हो तो उसे कुचलने के लिए फौजी टुकड़ियां तेजी से भेजी जा सके। और ये सब हुआ भी बड़ी तेजी से। 16 अप्रैल 1853 पहली पैसेंजर ट्रेन चली बॉम्बे से ठाणे तक। इसे खींच रहे थे 3 इंजन, साहिब, सिंध और सुल्तान। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। देखते ही देखते कुछ ही सालों में एक लोहे का जाल पूरे देश में फैलने लगा और उन शहरों को जोड़ रहा था जिनके बीच सफर करने में पहले हफ्ते लग जाते थे। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया कहाँ से? तो इसका जवाब है गारंटी सिस्टम। अब ये था क्या? इसमें ब्रिटिश इन्वेस्टर्स से कहा गया कि आप पैसा लगाइए और भारत के खजाने से आपको 5% का गारंटीड रिटर्न मिलेगा, मतलब प्रॉफिट पक्का। इसका नतीजा क्या हुआ? अरे कंस्ट्रक्शन तो रॉकेट की स्पीड से हुआ, लेकिन साथ ही फिजूल खर्ची भी जबरदस्त हुई। क्यों? क्योंकि कंपनियों को कॉस्ट कटिंग की कोई टेंशन ही नहीं थी। भारत के लिए ये एक बहुत ही चालाक पर बेहद महंगा सौदा साबित हुआ। और यहीं से कहानी एक बहुत ही मजेदार और कह सकते हैं कि एक विडंबना भरा मोड़ लेती है। सोचिए, अंग्रेजों ने रेलवे बनाई थी भारत पर अपना शिकंजा कसने के लिए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। यही रेलवे अनजाने में देश को एक करने और आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा जरिया बन गई। इस विरोधाभास को जरा यहाँ देखिए। एक तरफ अंग्रेजों का मकसद कॉटन, चाय जैसे कच्चे माल को देश से बाहर ले जाना, और दूसरी तरफ हुआ क्या? देश के अंदर ही एक नेशनल मार्केट बन गया। अंग्रेज चाहते थे मिलिट्री कंट्रोल, लेकिन हो गया नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि पहली बार देश के अलग अलग कोनों के लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना बड़ा था, आप अंदाजा लगाइए। साल 1900 तक रेलवे की वजह से जो सोशल सेविंग्स हुई, मतलब सस्ते और तेज ट्रांसपोर्ट से जो आर्थिक फायदा हुआ, वो भारत की नेशनल इनकम का 9% था। 9%। ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त बूस्ट था। अब रेलवे सिर्फ पटरियां नहीं रह गई थी, वो आज़ादी की लड़ाई का एक मंच बन चुकी थी। महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं ने जानबूझकर थर्ड क्लास में सफ़र करना शुरू किया ताकि वो देश के आम आदमी के दर्द को, उसकी तकलीफ़ों को समझ सकें। ट्रेनें, स्टेशन, ये सब विरोध का, नए विचारों के लेन देन का अड्डा बन गए थे। अब रेलवे सिर्फ इंसानों को नहीं ढो रही थी, वो विचारों को ढो रही थी, आज़ादी के विचारों। अब कहानी पहुंचती है भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक मोड़ पर, पार्टीशन यानी विभाजन। रेलवे के लिए ये सिर्फ पटरियों का बंटवारा नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती की शुरुआत थी। चुनौती थी खंडहरों पर एक नए सच्चे नेशनल नेटवर्क को बनाने की। विभाजन की हकीकत बहुत क्रूर थी। बंगाल और पंजाब में पटरियों को सचमुच में काट दिया गया। वो ट्रेनें जो लाखों शरणार्थियों से खचाखच भरी थीं, वो भयानक त्रासदियों का गवाह बनी। लेकिन उन्हीं लाखों लोगों के लिए वो ट्रेनें एक नई जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी थीं। तो इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी था, और 1951 में आज़ाद भारत की नई सरकार ने कमाल का काम किया। उन्होंने क्या किया कि देश की 42
अलग अलग रेलवे कंपनियों को, जिनमें कुछ प्राइवेट भी थी, सबको नेशनलाइज कर दिया और फिर उन्हें 6 बड़े जोन में बांट दिया। और यही वो 6 जोन थे जिन्होंने आज की मॉडर्न इंडियन रेलवे की नींव रखी। आज़ादी के बाद एक ही मंत्र था, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस। और इसी सोच के साथ चित्तरंजन में लोकोमोटिव वर्क्स, मद्रास में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जैसी प्रोडक्शन यूनिट्स लगाई गई और भारत ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। एक ऐसा देश जो पहले इंजन और डिब्बे इंपोर्ट करता था, वो अब दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन गया। ये मेड इन इंडिया की एक असली सक्सेस स्टोरी है। चलिए अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि इंडियन रेलवेज आज भारत की इकोनॉमी के लिए क्या मायने रखती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो रोज करोड़ों लोगों और अरबों टन सामान को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर इसके स्केल को समझना है तो बस एक आंकड़ा सुनिए, 12 लाख कर्मचारी। जी हाँ, 1.2 मिलियन। इस आंकड़े के साथ इंडियन रेलवेज दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। मतलब ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चलता फिरता शहर है जो 24 घंटे सातों दिन काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इकोनॉमिक इंजन चलता कैसे है? इसकी कमाई कहाँ से होती है? अगर आप इस चार्ट पर नजर डालें तो जवाब बिल्कुल साफ है, माल ढुलाई से, यानी फ्रेट से। खास तौर पर कोयला, जो पावर प्लांट्स तक जाता है, वो कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। पैसेंजर ट्रेनों पर तो असल में भारी सब्सिडी दी जाती है ताकि हर कोई इसमें सफर कर सके। पर यहीं पर एक बड़ी चुनौती भी है। ये ग्राफ देखिए, इतना एफिशिएंट होने के बावजूद रेलवे ने माल ढुलाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़कों को गंवा दिया है। 1951 में रेलवे का शेयर 89% था। सोचिए, 89%। और 2022 तक ये गिरकर सिर्फ 27% रह गया है। और जब माल सड़कों से जाता है तो पूरी इकोनॉमी की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस चुनौती का जवाब क्या है? जवाब है DFCs, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। और ये वाकई एक गेम चेंजर हैं। ये हैं क्या? ये मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाए गए हाई स्पीड ट्रैक्स हैं। इससे होता क्या है? पहला, स्पीड लगभग डबल हो जाती है। दूसरा, कैपेसिटी बढ़ जाती है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, पूरे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नीचे आती है। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक मॉडर्न, हाई स्पीड और सस्टेनेबल रेलवे नेटवर्क का एक बहुत बड़ा विजन तैयार किया गया है। ये है नेशनल रेल प्लान 2030 और इसके कुछ बड़े लक्ष्य यहाँ दिए गए हैं। ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है, ये एक फ्यूचर रेडी रेलवे का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसी रेलवे जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पावर दे सके, माल ढुलाई में अपना खोया हुआ हिस्सा वापस पा सके और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ पूरी तरह से ग्रीन हो सके। और हाँ, पैसेंजर्स के लिए भी एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो रहा है। देश में बनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हों या फिर आने वाला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये दोनों ही भारत में रेल सफ़र की अनुभव को पूरी तरह से बदलने वाले हैं, स्पीड, कंफर्ट और एफिशिएंसी के एक नए लेवल पर। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। रेलवे के पहले 171 सालों ने एक देश को बनाया, एक राष्ट्र को जोड़ा। अब जब भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का सपना देख रहा है, तो सवाल ये है कि इंडियन रेलवे का अगला चैप्टर क्या बनाएगा? इन पटरियों पर अब किस भविष्य की नींव रखी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबसे जुड़ा हुआ है।